नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राघव क्लासेज में। इस टाइम मैं लेकर हाजिर हूँ आपके सामने हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। और मैं दावा करता हूँ ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक होंगे, आपका ज्ञान बढ़ाने में काफ़ी सहायक होंगे। इसमें 2-3 प्रश्न मैं आपके लिए भी करने के लिए दूंगा, जो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे के बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ओहो कैसे बादल उमड़ आए हैं वाक्य किस प्रकार का है। कैसे बादल उमड़ आए हैं यह वाक्य किस प्रकार का है। ऑप्शन है आपके दोस्तों संदेहवाचक, दूसरा है विस्मयादिबोधक, तीसरा है संकेतार्थक और चौथा ऑप्शन है आपका प्रश्नवाचक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ओहो कैसे बादल उमड़ आए हैं। वाक्य की ओर यदि आप देखते हैं कि कैसे बादल उमड़ आए हैं तो यह एक विस्मयादिबोधक होगा। इसमें विस्मय की भावना यानी प्रकट हो रही है, विस्मय का भाव प्रकट हो रहा है, तो यह वाक्य होगा वो विस्मयादिबोधक होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है उसने नीचे को देखकर कहा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ऑप्शन एक है वचन संबंधी, दूसरा है पदक्रम संबंधी, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कारक संबंधी और चौथा ऑप्शन है लिंग संबंधी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कारक संबंधी। इसमें ये जो को है वो गलत तरीके से लिखा हुआ है, तो इसमें दोस्तों जो अशुद्धि होगी वो होगी कारक संबंधी अशुद्धि। यदि इसे हम शुद्ध रूप में लिखेंगे इस वाक्य को तो ये होगा उसने नीचे देखकर कहा। इसमें को हटा दिया जाएगा जो कि एक कारक संबंधी अशुद्धि है। अगला प्रश्न है दोस्तों इनमें से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है आपके पहला विकल्प है उसने मेरा हाथ जोर से खींच दिया, दूसरा है शादी के कारण उसके हाथों में महंगी लगी हुई है, तीसरा है वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है उसे पूरा करके रहता है, और अंतिम विकल्प है दोस्तों होम करते समय उसके हाथ जल गए। इसका उत्तर दोस्तों आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है आपको इसका और बताना है उत्तर इसका क्या होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। कौन कौन इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों राकेश ने भोजन किया, अगला है वह सुबह गया और शाम को लौट आया, अगला है दोस्तों ऑप्शन ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, और अंतिम विकल्प है दोस्तों यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो दोस्तों संयुक्त वाक्य की जो यानी दो सरल वाक्यों को मिलाकर के जो वाक्य बनता है संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा वह सुबह गया और शाम को लौट गया। यानी वे वाक्य जो और क्यों और से ऐसे शब्दों से जुड़े हुए होते हैं वो वाक्य होते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न यदि अच्छे लग रहे हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए समय समय पर और उपलब्ध करवा सकूं। अगले प्रश्न दोस्तों निम्न में से सही मुहावरे का मिलान कीजिए। पहला ऑप्शन है भैरवी गीत गाना, इनको मिलाना है दोस्तों, और यदि इनको मिलाया जाए तो दोस्तों भैरवी गीत गाने का अर्थ होता है जोश जगाना, मुल्लामे पर मुल्लमा चढ़ावा ये होता है दोस्तों दिखावा करना, और तीसरा है दोस्तों उल्टे बांस बरेली को, ये भी इसका जो वो होगा ठीक विपरीत होगा, और दुंदुभी बजाने का अर्थ होता है दोस्तों प्रसन्न होना। तो दोस्तों यदि इस मुहावरों के मिलान वाले प्रश्न को यदि सही उत्तर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों स वर्ण का उच्चारण स्थान है। स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, मूर्धा है, तालु है, दंतमूल है या उष्ठ है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मूर्धा। रीट रसाणाम मूर्धा, संस्कृत में आपने पढ़ा होगा कि जो स वर्ण है उस स का उच्चारण स्थान यानी जो मूर्धन्य स है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अगला प्रश्न दोस्तों भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन है दोस्तों आपके भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, दूसरा है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, अगला है दोस्तों विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, अगला है दोस्तों भाषा के चारों कौशल अंतः
परस्पर अंतर संबंधित हैं। दोस्तों यदि इसके उत्तर की बात की जाए तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। भाषा के जो चारों कौशल हैं वो सभी अंतर संबंधित होते हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जब बिना एक कौशल की प्राप्ति के हम दूसरे कौशल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कौन कौन से हैं? ऑप्शन है दोस्तों, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। अगला है हिंदी के व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। अगला है दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। अगला है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करना। तो दोस्तों यदि इसके उत्तर की बात की जाए तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं ये द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं, लेकिन जो ऑप्शन बी है ये द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या है? पहला ऑप्शन है दोस्तों, व्यक्तिगत ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए छोटे शिशु देखभाल केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना। अगला है शिक्षक बच्चों के गोल घेरे के बीच में खड़ा होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है। अगला है बच्चों के अनुभव, उनके विचारों और उनकी सक्रिय भागीदारता को प्राथमिकता देना। अगला अंतिम विकल्प है दोस्तों वो है बच्चे की इच्छानुसार शिक्षण करवाना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों के अनुभव, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। यानी बच्चे कैसे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे की क्या प्राथमिकता हैं, उनको सक्रिय रखा जाएगा, उनके विचारों के लिए प्राथमिकता देंगे तो उस प्रकार के जो शिक्षा शास्त्र को हम बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र कहेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि में सहायक होती हैं। किसमें सहायक होती हैं? शिक्षक के कार्यभार को कम करने में, अधिक अंक प्राप्त करने में। अगला है दोस्तों समय और श्रम की बचत करने में। और अंतिम विकल्प है भाषा और साहित्य को समझने में। तो दोस्तों इसके यदि सही उत्तर की बात की जाए तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक के कार्यभार को कम करने में। यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि में सहायक होती हैं, जो वो शिक्षक के कार्यभार को कम करने में मददगार होती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती और लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है दोस्तों श्रुत सामग्री के विषय को भली भांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना। अगला है किसी भी सुरक्षा में गृह को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना। अगला है दोस्तों पूरी बात को सुनना, ना कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना। अगला है दोस्तों सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न हमारा कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं? तो दोस्तों ये श्रवण कौशल का उद्देश्य है कि शुद्ध सामग्री के विषय को भलीभांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना, किसी भी सुरक्षा में ग्रीक को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना। और ये भी क्या है हमारा सही है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये ऑप्शन नंबर सी भाषा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? ऑप्शन है आपके भाषा प्रयोग की छटाएं, शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा सौष्ठव की महत्वता और अंतिम विकल्प है गेयता। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें जो पहले, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में हैं ये तो गद्य में भी मिलती हैं
और दोस्तों पद में भी मिलती हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी है गेता, मतलब जो गाने वाली स्थिति होती है यानी गेता वाली स्थिति, वो केवल कविता शिक्षण में ही होती है। इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न यदि अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक बार वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? ऑप्शन है आपके, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों को सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। अगला है, यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास करता है। अगला है, यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की ज़रूरत है। और अंतिम विकल्प दोस्तों, मेरे बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए है वो अगला प्रश्न दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? पहला है, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो। अगला है, ऐसा साहित्य जो जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। अगला है दोस्तों, जिसमें केवल कहानियां हो। अगला है, जिसमें केवल कविताएं हो। तो दोस्तों इसके यदि सही उत्तर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसा साहित्य जिसमें घटनाओं और शब्दों का दोहराव हो, ताकि घटना और शब्दों के दोहराव से बालकों की जो भाषा बोलने की क्षमता है उसका विकास होगा। और भाषा बोलने की क्षमता से बालक अच्छी तरीक़ा से भाषा के शब्दों को, नए नए शब्दों को सीख पाएंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, स्कूल को ऐसे पढ़ना किस किस प्रकार उच्चारण दोष का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके दोस्तों, स्वरलोप, स्वर भक्ति, स्वरागम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, स्वरागम। उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? स्वरागम कहा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नैदानिक तथा उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक शिक्षक चाहेगा, जब तक स्टूडेंट चाहेंगे, जब तक छात्रों की कमजोरी दूर ना हो और जब तक विद्यालय में समय मिले। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी जब तक छात्रों की कमजोरी दूर नहीं होगी तब तक शिक्षक को उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण देना चाहिए। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जब तक कोई व्यक्ति बीमार है तो उस बीमार व्यक्ति को तब तक इलाज दिया जाता है, उसे तब तक दवाएं दी जाती हैं जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। तो नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक कि छात्रों की कमजोरी दूर ना हो जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिशु प्रारंभिक बचपन में कुछ प्रतीकों के माध्यम से अपनी भाषा को समझता है। अपनी भाषा को समझता है। भाषा अधिगम प्रक्रिया में इस अवस्था को क्या कहा जाता है? अंतर्दृष्टि, अनुकरण, अभ्यनुकूल, प्रयत्न एवं त्रुटि। तो दोस्तों इसके सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्यनुकूल। यानी बालक शिशु प्रारंभिक बचपन में कुछ प्रतीकों के माध्यम से अपनी भाषा को समझाता है। यह अधिगम, भाषा अधिगम की इस अवस्था को अभ्यनुकूल अवस्था कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्रिया के तुरंत बाद ही पुनर्बलन होना चाहिए और जिससे क्रिया तीव्र गति से हो सके? तो दोस्तों इसका उत्तर हम अंतिम क्लास जो हमारी जो मनोविज्ञान के जो प्रश्न हमने अपलोड की थी वीडियो, उसमें भी था कि स्किनर ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। स्किनर ने कहा था कि प्रत्येक क्रिया के बाद में बालक को पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए जिससे क्रिया करने की गति तीव्र हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिगम अयोग्य बालक किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके, जो बौद्धिक रूप से दुर्बल होते हैं, जिनका शारीरिक विकास नहीं होता, जो विकास का अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते हैं और जिन्हें सुविधाओं का अभाव होता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो बौद्धिक रूप से दुर्बल होते हैं। जो बौद्धिक रूप से दुर्बल होते हैं उन्हें अधिगम अयोग्य बालक कहते हैं, यानी जो सीख नहीं पाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? अधिगम अयोग्य बालक कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से सही युग्म है? क्या है सही युग्म? मनुष्य, यानी हमें एक वचन से बहुवचन बनाना है दोस्तों, तो इसका क्या होगा सही उत्तर? मनुष्य। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से सही युग्म है? मनुष्य का बहुवचन मनुष्यों,
दूसरा है गति का गतियों, तीसरा है गुरु का गुरुओं और अंतिम है दोस्तों बात का बातों। इसका यदि सही उत्तर की बात की जाए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, मनुष्य मनुष्य। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध परमात्मा को नहीं मानते हैं, नहीं मानते थे, ये वाक्य कैसा है? निषेधवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और परिणामवाचक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, निषेधवाचक। किसी चीज की मना करना निषेध कहलाता है। तो गौतम बुद्ध परमात्मा को नहीं मानते थे, ये वाक्य निषेधवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से निम्न में से सांसारिक शब्द में प्रत्यय क्या है? इक, ईक, क और रिक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर एक, सांसारिक। संसार तो दोस्तों मुख्य शब्द है, मूल शब्द है और उसमें एक प्रत्यय लगाने पर सांसारिक शब्द बन गया। अगला प्रश्न दोस्तों, आनंद शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आनंद जो शब्द है उसका पर्यायवाची कौन कौन से नहीं है? परितोष, विषाद, प्रमोद और आमोद। तो दोस्तों इसका यदि सही उत्तर की बात की जाए तो विषाद है, वो आनंद शब्द का पर्यायवाची नहीं है। विषाद दुख को कहा जाता है और परितोष, प्रमोद और आमोद ये शब्द आनंद के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है, निम्न में से परमात्मा शब्द में कौन सा समास है? जो परमात्मा शब्द है उसमें कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है या फिर अव्यय भाव है? तो दोस्तों इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो होगा कर्मधारय समास। परम आत्मा, परम है जो आत्मा, इसमें तृतीय अर्थ तो निकल नहीं रहा है, बहुब्रीहि नहीं होगा, इसमें विभक्तियों का भी प्रयोग नहीं हो रहा, तो परमात्मा यानी तत्पुरुष भी नहीं होगा। तो दोस्तों परमात्मा शब्द में यदि समास होगा तो वो होगा कर्मधारय समास। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है दोस्तों किरण, पुरस्कार, प्रभात और कर्म। उत्तर होगा इसका दोस्तों सही, वो होगा किरण। किरण शब्द है वो स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, मेरी कल्पना के सुंदर सपनों का प्रभात हो रहा है, इसमें कौन सा काल है? मेरी कल्पना के सुंदर स्वप्नों का प्रभात हो रहा है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब अपूर्ण वर्तमान काल, मेरी कल्पना के सुंदर सपनों का प्रभात हो रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये किसी उसमें से है दोस्तों, पैराग्राफ में से यानी पैसेज में से, ये प्रश्न हम नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? पवित्र शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? यण संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, अयादि संधि है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अयादि संधि। पवित्र शब्द में जो संधि है वो है दोस्तों अयादि संधि। ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करें, बताएं हमें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।